गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने किया था जो चैप्टर नंबर 1 है अपना 8th क्लास का, उसके हमने 35 MCQs कंप्लीट कर लिए थे। वो शायद आप लोगों ने लर्न भी कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो प्लीज़ उनको लर्न कर लीजिए। आपका टेस्ट होने वाला है जून के अंदर। आज की वीडियो में हम आगे करने वाले हैं, जो आपके बचे हुए MCQs हैं उनको हम समझेंगे और फिर आपको उनको लर्न करना है। तो बारी बारी करके उनको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, जो कि 36 है इस टाइम। कह रहा है ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विद वेलोसिटी v टुवार्ड्स ईच अदर। कि एक ट्रक है और एक कार है जो कि v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। दे कोलाइड हेड इन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। वो है ना एक दूसरे को आकर टकरा जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद रुक जाते हैं। इफ़ द टाइम ऑफ कोलिजन इज़ 1 सेकेंड, अगर उनके कोलिजन का टाइम 1 सेकेंड है, यानी कि वो 1 सेकेंड के लिए टकराए थे वो, तो विच व्हीकल विल हैव मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम। कि कौन से वाले व्हीकल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो बेटा एक थ्योरम होती है जिसको कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं। वो ये कहता है कि जितना मोमेंटम किसी सिस्टम का कोलिजन से पहले होता है ना, सेम उतना ही मोमेंटम उसी सिस्टम का कोलिजन के बाद में भी होता है। यानी कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम है वो ये कहती है कि कंजर्वेशन बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ना, बराबर होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने दोनों व्हीकल्स हैं इनका जो मोमेंटम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। 37 देखो क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कि किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि है ना फ्री फॉल कर नीचे, ठीक, इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम पढ़ते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्ट फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी कि जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, लेकिन वेलोसिटी पे फोर्स डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बोथ ए एंड बी, के मास पे भी डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, कि किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे। ठीक है, 38 देखो बेटा क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ मून। कि जो मून पे ग्रेविटी है वो कितनी है। तो बेटा जो मून पे ग्रेविटी है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें ग्रेविटी एट मून, तो वो 1/6 टाइम्स होती है ग्रेविटी एट अर्थ पे। ठीक है, यानी कि जो ग्रेविटी हमारे अर्थ पे है उसकी 1/6 टाइम्स ग्रेविटी होती है मून के ऊपर। तो पहला ये पूरा फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, ये बस आपको याद करना है कि जो मून पे ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 टाइम्स होती है। ठीक है, 39 देखो क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मोटर रेसिंग। दिस इज बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स, क्या बोला है कि जब भी मोटर रेसिंग यानी कि कोई कार रेस या फिर कोई बाइक रेस होती है तो उसके लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि बेटा आपको पता है जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे मोशन को अपोज करता है। तो जब भी कोई फास्ट मूविंग कार होगी, अगर वो किसी मतलब कॉर्नर से या फिर जहाँ पे घुमाव होता है वहाँ से अगर वो टर्न करेगी तो उसके स्किडिंग के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, उसके फिसलने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर 39 का सी आ जाएगा, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोटर रेसिंग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे स्किडिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि अपना 40th है। क्या कह रहा है कि व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार्ट द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्ट इज। कि अगर कोई घोड़ा एक कार्ट को, यानी कि कार्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो ठेला होता है ना, उसको अगर वो खींचता है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस कार्ट के मोशन के लिए। तो उसके लिए कौन सा है, द फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। देखो जो हॉर्स है ना वो है ना अपने पैर से पीछे की तरफ अर्थ को पुश करता है, और इसीलिए जो अर्थ है ना वो उसको फॉरवर्ड पुश करती है हॉर्स को आगे की तरफ। जब हॉर्स चलता है तो उसी के साथ अपना कार्ट भी आगे चलता है। ठीक है, तो कार्ट के मोशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वो रिएक्शन फोर्स है जो कि अर्थ ने हॉर्स पे लगाया होगा। ठीक है, तो आ जाएगा द फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। 41 देखो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोला कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है। तो बेटा जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है 0, सरफेस पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 12th देखो 42 देखो सॉरी,
एन ऑब्जेक्ट इज वेड इन द फॉलोइंग प्लेसेस यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, इन विच प्लेस विल इट वे द हैवीएस्ट। क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको है ना हमने अलग अलग जगह पे वे करा है, तो उसमें बोला कि इसमें से कौन से वाले ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो हैवीएस्ट होगा। तो आपको पता है कि जो वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब मास तो कांस्टेंट है, यानी कि जो वेट है वो डिपेंड करेगा हमारी ग्रेविटी के ऊपर, यानी कि जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ पे वेट भी ज़्यादा। तो जब हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था तो देखा था हमने कि जो पोल्स पे ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ग्रेविटी कहाँ, तो फिर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कहाँ पे होगा, सॉरी उसका जो वेट होगा हैवेस्ट कहाँ पे होगा, पोल पे होगा। मून पे तो ग्रेविटी 1/6 टाइम्स होती है, तो वहाँ पे तो काफ़ी कम होगा। और जो अर्थ का सेंटर है वहाँ पे ग्रेविटी 0 होती है, हमने देखा, तो वहाँ पे तो मास ही बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना। वैसे होगा नहीं पर फिजिक्स की भाषा में हो जाएगा, क्योंकि वैसे अर्थ के सेंटर पे पहुँचेगा भी कौन, बस हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी 0 है। ठीक है, इतना। 43 देखो क्या कह रहा है, वाई डज एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इन आउटर स्पेस। के कोई भी जो एस्ट्रोनॉट होते हैं अगर वो स्पेस में जाते हैं तो उनको वहाँ पे वेटलेसनेस, यानी कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनका वेट 0 है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटर स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो हमें पता है वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे ही। तो जब वहाँ पे कोई ग्रेविटी ही नहीं है तो उसको कैसे अपना वेट फील होगा। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे इनकी स्पेस में उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, 44 देखो क्या कह रहा है, टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिजिड बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। कोई स्प्रिंग है, उस पर हमने 2 फोर्स अटैच कर रखे हैं, एक तो है 32 ग्राम वेट और एक है 50 जी वेट। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों फोर्सेस को है ना एक आर फोर्स जो कि बैलेंस कर रहा है, इन दोनों फोर्सेस को एक आर फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो आपको बताना इस आर की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा देखो, बैलेंसिंग के लिए हमने बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए। अब अपोजिट तो है, देखो ये दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, ये वाला अपवर्ड लग रहा है, लेकिन इक्वल भी तो होना चाहिए ना, यानी कि जो आर होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो आर क्या हो जाएगा, 50 + 32 कितना हो जाएगा, 82। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 82 ग्राम वेट। क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, अपोजिट तो है, इक्वल होने के लिए आर को इन दोनों के सम के बराबर होना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82 हो जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कि इस वाली फिगर को देख के आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है, द एप्पल पुल्स विद ग्रेटर फोर्स देन द अर्थ पुल्स द एप्पल। क्या बोल रहा है कि जो एप्पल है ना वो अर्थ को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित करता है एज कम्पेयर टू जितने फोर्स से अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ आकर्षित करा होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो फोर्स लगा होगा वो दोनों के बीच में इक्वल लगा होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 5th बी क्या कह रहा है, द एप्पल पुल्स विद स्मॉलर फोर्स। ये भी गलत है, बिल्कुल बराबर होगा। तो इसमें क्या आएगा, सेम फोर्स, क्योंकि हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एप्पल ने अर्थ पे फोर्स लगाया है तो उतना ही फोर्स अर्थ ने भी एप्पल पे लगाया होगा, सेम मैग्नीट्यूड से, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें आ जाएगा सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द मास ऑफ ए बॉडी, कि जो ऑब्जेक्ट का जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो किस पे, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये है कि वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है उससे। ठीक है, 47 देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए इक्वल आर्म बैलेंस रिक्वायर्स 20 किलोग्राम टू बैलेंस इट। व्हेन placed on a spring scale, the scale reads 12 kilogram. Everything balanced scale set of weights and objects is now transported to the moon, where the free fall acceleration is 1/6 on that earth. The new readings of the balance and the spring scale। क्या बोला कि हमारे पास एक तो इक्वल आर्म बैलेंस, जैसे कि ऐसा झूला नहीं होता है जो हम बचपन में झूलते थे, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे भी हम बैठ जाते थे, यहाँ पे भी ऊपर नीचे होता था। तो कुछ एक ऐसा बैलेंस है और एक अपने पास स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, इस
इस इक्वल बैलेंस को है ना बैलेंस करने के लिए हमें 12 किलोग्राम वेट की नीड है, ठीक है। तो चाहे उसको आप कहीं पे भी रख लो, अगर उसको बैलेंस रहना है तो उसको 12 किलोग्राम दोनों साइड में चाहिए होंगे ना। तो चाहे आप उसको मून पे भी ट्रांसफर कर दो, जो इक्वल बैलेंस है उसको तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए 12 किलोग्राम मास ही चाहिए होता है। लेकिन बात आती है अब किसकी, स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस देखो कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे हम वो लोड लटकाते हैं, तो ये तो जो उस पर अगर इसका मास m है तो इसका जो वेट होगा वो mg होगा, है ना। यानी कि इसका जो रीडिंग होगा वो mg पे डिपेंड करेगा। अब इसका जो mg है और हमें पता है g मून पे अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो अगर उसका मास कितना है, अगर मास उसका 12 है तो मून पे उसका मास अर्थ के मास का 1/6 हो जाएगा, है ना। यानी कि 12 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो जो स्प्रिंग जो मतलब जो आर्म स्केल है ना, इक्वल आर्म बैलेंस है, उस पर तो मास हमें 12 किलोग्राम ही चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन उसका जो वेट, उसका जो मास होगा, उसका जो स्प्रिंग बैलेंस का जो वेट होगा मून के ऊपर वो हो जाएगा 2 किलोग्राम, यानी कि अर्थ वाले का 1/6 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, ठीक है। 3 और बच गए, इनको भी कर लो। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in a liquid, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, liquid gets filled in the dropper. The rise of the liquid in the dropper is equal. आपने देखा होगा ड्रॉपर होता है, अगर उस ड्रॉपर को आप लिक्विड में डाल के उसको उसकी नोजल को प्रेस करते हो तो उसमें से सारी हवा बाहर निकल जाती है, और जैसे ही उस प्रेशर को हम रिलीज करते हैं उसके अंदर लिक्विड भर जाता है। जैसे कि बच्चों की दवाई नहीं आती उसमें आता था पहले, ऐसा है ना। तो ऐसा होता क्यों है कि उस ड्रॉपर का जो प्रेशर हम रिलीज कर देते हैं तो जो लिक्विड है वो ड्रॉपर के अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रॉपर को जब हम प्रेस करते हैं तो ड्रॉपर के अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक तरीके से लिक्विड और नोजल के जो मतलब ड्रॉपर है उसके अंदर एक प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, और जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो ड्रॉपर के अंदर चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, डिफरेंस होता है कि इसमें प्रेशर में, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। 49 क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स ईस्ट विद ए सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। तो अगर कार का मोशन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो उसके अपोजिट होगा। ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा वेस्ट में। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू ए पिस्टन एट द टॉप ऑफ ए क्लोज्ड ट्यूब कंटेनिंग वाटर, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू। अगर मान लो कोई अपने पास कोई ये है, कोई ब्लॉक है, इसमें हमने पिस्टन लगा रखा है। इस पिस्टन को अगर हम नीचे की तरफ पुश करते हैं तो जो प्रेशर है वो किधर लगेगा, तो प्रेशर भी डाउनवर्ड ही लगेगा ना कंटेनर में। अब उसको हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं साफ साफ, कहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हमने टॉप से किसी क्लोज कंटेनिंग के ऊपर। उसको देखो प्रेस तो हम यहीं से कर सकते हैं, अंदर से नहीं कर सकते, तो इस पर प्रेशर लगेगा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो यह जाएगा कि जो प्रेशर लगा है वो किधर लगा है, सिर्फ बॉटम की तरफ लगा है हमारे कंटेनर के, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे फिनिश हुए, वो आपको सारे अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। आगे का काम हम जो इसके क्वेश्चन आंसर या फिर जो उसका बाकी का बुक वर्क बचा है वो कल करते हैं। अभी तक आपने मतलब ये जो 50 हमारे MCQs है वो हो गए होंगे, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। बाकी काम हम कल करते हैं। थैंक यू।